नमस् नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी क्लास है पर्यावरण की, और जो मैंने पर्यावरण ईवीएस को एमपी टेट को ध्यान में रखते हुए एक क्लास बनाई गई है, और इसमें अपन एमपी टेट को ध्यान में टारगेट रखा हुआ है। तो देखो, इससे पहले बहुत सारी क्लासें हो चुकी थी, और ये एनसीईआरटी का समरी है। जो एनसीईआरटी क्लास 3rd, 4th एंड 5th से ये जो पॉइंट हैं मैंने लिए हैं, और वहाँ से इसको अपन डिस्कशन करेंगे। तो देखो, यहाँ से अपन पहले हो चुकी थी उसमें, तो यहाँ से अपन देखेंगे कि करने, देखो यहाँ से पेन का कलर चेंज कर लेते हैं अपन। चलो कि देखो, करने के स्थानीय तरीकों पर बच्चे अपने अनुभव को साझा करेंगे। जैसा बच्चा करेंगे वैसे ही अपन को उसको अनुभव को क्या करेंगे, वो शेयर करेंगे। एक दूसरे बच्चे को वो बताएंगे अपने अनुभव का, हमने ऐसे किया, साझा करेंगे। और किताबी ज्ञान, देखो क्या दिया हुआ है, किताबी ज्ञान को जीवन में अनुभव से जोड़ पाएंगे। जो किताबी ज्ञान है अपना, उसको जीवन में क्या करेंगे, उतार पाएंगे, अपने जीवन से जोड़ पाएंगे, और अपने अनुभवों को वो जोड़ पाएंगे। तो जिस तरह जिस जगह पानी की किल्लत होती है, तो देखो ये देखेंगे अपन क्या, कि जिस जगह पानी की किल्लत होती है, क्या जिस जगह पानी की किल्लत होती है वह पानी की बचत करने, क्या पानी की बचत करने, उसके दोबारा इस्तेमाल के कई तरीके अपनाते हैं। जैसे कि वहाँ पानी की किल्लत होती है, तो जिस जगह पानी की किल्लत होती है वहाँ पानी की बचत करने, उसकी पानी को कैसे बचत किया जाए, कैसे पानी को सेव किया जाए, ये अपन बच्चों से चर्चा करेंगे। और उनके दोबारा इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, उस पानी को इस्तेमाल किया हुआ पानी को, उसको वेस्ट न करके उसे दोबारा से पुनः यूज करना है। ये उस तरीके के, किस तरीके से अपन उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, ऐसा उनको अपन बताएंगे। ऐसा भी लोग मजबूरी में करते हैं, ठीक है। और इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में क्या करेंगे, इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत के कुछ उपाय अपनाएं, तो पानी सबका साझा है, ये बात को समझ पाएंगे ना। तो देखो, जिस तरह से बच्चों को ये समझाना चाहिए कि पानी कितना कीमती है, जहाँ पानी नहीं है जिस जगह पर, वहाँ उसके बारे में उसे बताना चाहिए, और कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी बताना चाहिए, जिससे उनको फील हो कि पानी की कीमत क्या होती है। फिर उन्हें कम से कम पानी यूज का प्रयोग बताना चाहिए, और जो उपयोग किया हुआ पानी को उसे पुनः यूज में कैसे लाया जा सके, उसके बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए। तो इस तरीके से उनको बात करना चाहिए। जैसे अपन कोई कपड़े धोने वाला पानी है, उसको अपन फेंकना नहीं चाहिए। जैसे कि अपन गांव में रहते हैं, तो जैसे अपन कभी ट्यूबवेल पर मोटर पानी चलता है, उसको फालतू वेस्ट ना करके उसको खेत में चला दिया जाए, ना नाले पानियों में बहाया जाए। इस तरीके से उसको ऐसे बताया जाए, तो इस तरीके से ये अपन पानी की किल्लत को दूर किया जा सकता है। और अपने अनुभवों को बच्चों को बताएं जहाँ पर किल्लत है। तो अब देखो, इस्तेमाल किए हुए पानी को पुनः उपयोग पर चर्चा करें। क्या करें अब चर्चा बच्चों से, कि जो अपने इस्तेमाल किए पानी को उसे पुनः कैसे उपयोग करें, और ये पानी के बचाव के महत्व को समझने में सहायक मिलेगी। और ये किस में सहायता मिलेगी बच्चों को समझने में, पानी के बचाव के महत्व को समझने में सहायता मिलेगी। बच्चों को इस बारे में बताना चाहिए कि अपन पानी का इस्तेमाल किए हुए पानी को पुनः कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में अपन उसको बताना चाहिए। इस बारे में बच्चों को सुझावों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना उपयोगी रहेगा। तो इसके बारे में बच्चों को सुझावों को देना चाहिए, अपने जो सुझाव दिए हैं उसको जीवन में अपनाने के लिए बोलें। तो इस तरीके से अपन इसके पानी के तरीक़ों के बारे में बच्चों को समझाएंगे। पानी की पहले इम्पोर्टेंस, महत्व को समझाएंगे, फिर पानी से को उपयोग बताएंगे, फिर पानी को के ज़्यादा उपयोग करने से उनको हानियाँ बताएंगे क्या क्या होती हैं। फिर उसके बारे में उन बच्चों को पानी का, वाटर का बचत करना सिखाएंगे। बचत करने के बाद फिर क्या करेंगे, उसको कैसे इस्तेमाल किए हुए पानी को पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सारे तरीके अपन बच्चों को बताएंगे। तो जिससे बच्चे अपने जीवन में, लाइफ में उन सारे प्रयोगों को क्या करेंगे, अपनाएंगे, और अपने अनुभव अपना के एक बच्चों को दूसरे को वो साझा भी करेंगे। तो देखो, अब अगला पॉइंट चलते हैं। बच्चों को स्वयं के परिवार के बारे में पार्ट 4 में हुई चर्चा को ध्यान में रखना अच्छा होगा। क्या होगा, बच्चों के स्वयं के परिवार के बारे में पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 एनसीईआरटी की जो 4 चैप्टर है उसमें हुई चर्चा को ध्यान में रखना अच्छा होगा।
कक्षा में मौजूद बच्चों के परिवारों में विविधता से पाठ की शुरुआत हो सकती है। कक्षा में मौजूद बच्चों के परिवारों में विविधता से क्या हो सकती है कि जो बच्चे रहते हैं उनके परिवार में क्या क्या अंतर है, क्या क्या विविधता है, इन सारी चीज़ों को बच्चों से चर्चा करके उस पाठ की क्या कर सकते हैं अपन शुरुआत कर सकते हैं। तो परिवार में कई रूप होते हैं। परिवार के क्या होते हैं, कई रूप होते हैं, तो कई प्रकार के हो सकते हैं। परिवार क्या होते हैं, कई रूप। परिवार के कई रूप होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। इस विविधता को समझने के लिए बच्चों को उनके परिवार के बारे में क्या की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है। हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि गाना गाने में बच्चों को मज़ा आएगा। वह दायां बायां ऊपर नीचे आगे पीछे स्वयं अपने अनुभव से सीखेंगे। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। प्लस चिन्ह का उपयोग अस्पताल के लिए किया जाता है, ये बच्चों को बताना चाहिए। और नक्शे में निशान बनाने की आवश्यकता को स्पष्ट करना, बच्चों द्वारा बनाए निशान पर चर्चा करना रुचिकर और उपयोगी रहेगा। तो हमारा देखो, आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो इसको अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिएगा, जिससे आपको ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो ये अपनी पर्यावरण NCERT EVS क्लास 3 चल रहा है हुआ है, और इसमें से मैंने मेन पॉइंटों को लिया गया है, उन पर अपन चर्चा कर रहे हैं। देखो, बच्चों द्वारा कागज़ की बुनाई, कपड़े पर छपाई करना हमारी पारंपरिक कला को बढ़ावा देगा। क्या करेगा, बच्चों द्वारा कागज़ की बुनाई करवाया, कपड़े पर छपाई करना हमारी पारंपरिक कला को क्या देगा, बढ़ावा देगा। इससे बच्चों को अपनी कला दिखाने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। अब देखो, ये आवश्यक समझा गया है कि इस पुस्तक में बच्चों के परिवेश की प्राकृतिक और सामाजिक घटकों के समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाए। पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ्यक्रम भी अलग अलग विषयों से उप विषयों की सूची लेने की बजाय ऐसे उप विषय थीम प्रस्तावित कर रहा है जो कि बच्चों को जीवन में बहुत करीब से जुड़े हों। देखो, पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ्यक्रम भी अलग अलग विषयों से उप विषयों की सूची लेने के बजाय ऐसे उप विषय यानी थीम प्रस्तावित कर रहा है जो कि बच्चों के जीवन में बहुत करीब से जुड़ा हो। तो ये भी मेन पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं पाठ्य पुस्तक में प्रयास है। क्या है, पाठ्य पुस्तक में प्रयास है कि प्रत्येक उप विषय से जुड़े प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष बहुत सूक्ष्म रूप से उभरें, ताकि बच्चे अपने परिवार सोच समझ कर बनाए। ये भी मेन इम्पोर्टेंट है। अब देखो, राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा के बहुत सांस्कृतिक स्वरूप को प्रतिबिंबित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। यह आवश्यक समझा गया कि सभी बच्चों को महत्व मिले। आपका समाज, सांस्कृतिक रहन सहन आदि सभी महत्वपूर्ण है। लिंग, वर्ग, सांस्कृतिक, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि सभी को सहमति करना था। बच्चों को व्यक्तियों में होने वाली भिन्नताओं के प्रति संवेदनशील कैसे बनाया जाए। पुस्तक में विषय वस्तु बाल केंद्रित रखी गई है। पुस्तक में विषय वस्तु कैसी रखी गई है, बाल केंद्रित रखी गई है, यानी बालकों को ध्यान में रखते हुए पुस्तकों में जो मैटर छपा हुआ वो उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पुस्तक में विषय वस्तु बाल केंद्रित रखी गई है, न कि शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित। ये मेन पॉइंट है, इसको अपन को याद रखना है कि विषय वस्तु बाल केंद्रित रखी गई है। मेन इम्पोर्टेंट, इसको नोट करने लायक है। और जिससे बच्चों को स्वयं खोजकर पता करने का अवसर मिलता है। क्या मिलता है, जिससे बच्चे को स्वयं खोजकर पता करने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है। पाठ्यक्रम में ये प्रयास किया गया है कि रटने की प्रवृत्ति कम हो। और क्या प्रयास किया गया है कि रटंत विद्या पर ज़्यादा जोर न दे के उसको किस पर, परिभाषाएँ, वर्णन, अमूर्त, प्रत्यक्ष आदि को स्थान नहीं दिया गया है। क्या है, वर्णन, अमूर्त, प्रत्यक्ष आदि को स्थान नहीं दिया गया है। रटंत विद्या पर नहीं, करके सीखने पर जोर दिया गया है। तो इस तरीके से अपन इसको मेन पॉइंट है, इसको याद रखना है। और पाठ्य पुस्तक में जानकारी देना बहुत ही सरल कार्य है। पाठ्य पुस्तक में जानकारी देना बहुत ही सरल कार्य है। देखो, ये देखो, पाठ्य पुस्तक में जानकारी देना ही बहुत सरल कार्य है। वास्तविक चुनौती है कि बच्चों को मौका दिया जाए जिससे वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुकता को बढ़ा सकें, करके सीखें, प्रश्न करें तथा प्रयास करें। अब देखो, बच्चे पाठ्य पुस्तक से खुशी जुड़ें, उसके लिए पाठों को प्रस्तुतिकरण विविध तरीकों से किया गया है। मेन छोटे छोटे पॉइंट हैं, समरी लिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना। और किस्से, कहानियाँ, संवाद, कविताएं, पहेलियाँ, हास्य
खंड, नाटक, क्रियाकलाप आदि बच्चों में कुछ बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्र को अपने आसानी से जोड़ सकते हैं। तो देखो, कहानी में पात्र होते हैं, बच्चे अपने कहानी के पात्र को अपने आसानी से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब देखो, पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा की औपचारिक नहीं है बल्कि बच्चों की बोलचाल की भाषा है। प्रयुक्त में भाषा की क्या है, औपचारिक नहीं है बल्कि बच्चों की बोलचाल की भाषा है। अब देखो, ज्ञान सृजन के लिए बच्चों का क्रियाशील होना जरूरी है। ज्ञान सृजन के लिए देखो, मैंने है ज्ञान सृजन के लिए बच्चों की क्रियाशील होना आवश्यक है। क्या जरूरी है? जब कोई बच्चा को अपन सिखाते हैं तो बच्चा अगर क्रियाशील होगा तो जल्दी सीखेगा। तो सबसे मेन पॉइंट रखता है कि ज्ञान सृजन के लिए बच्चों की क्रियाशील का होना जरूरी है, तभी क्या बच्चे क्या हो पाएंगे, सीख पाएंगे। तो पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को कक्षा की चारदीवारी से बाहर से जोड़ा जाए। ठीक है, ये भी मेन पॉइंट है कि पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को कक्षा की चारदीवारी के बाहर से जोड़ा जाए। तो इसको नोट करने लायक है कि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को कक्षा की चारदीवारी से बाहर जोड़ा गया है। अब पाठ्य पुस्तक में क्रियाकलापों द्वारा देखो क्या दिया गया है। पाठ्य पुस्तक में क्रियाकलापों द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमता के लिए बाग बगीचे, तालाब के किनारे। देखो, पाठ्य पुस्तक में क्रियाकलापों द्वारा बच्चों के अवलोकन क्षमता के लिए बाग बगीचे, तालाब के किनारे, प्राकृतिक भ्रमण पर ले जाने की ज़रूरत है। इससे उसमें अवलोकन के साथ साथ अन्य कौशलों का भी विकास भी होगा। तो देखो, पाठ्य पुस्तक में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने छपी हुई हैं कि बाग बगीचे ऐसे होते हैं, तालाब ऐसे होते हैं, किनारे ऐसे होते हैं, प्राकृतिक भ्रमण होते हैं। लेकिन अब जब उसमें बुकों में दिया हुआ है, जो उन बुकों में दिया हुआ है, फिर उनको प्रत्यक्ष तौर पर वो चीज़ दिखा दी जाए, यानी भ्रमण के तौर पर बाग दिखा दिए जाए, बागों में ले जाए घुमाने के लिए, तालाब पर ले जाया जाए, उनके किनारों को दिखाया जाए उनको रियल लाइफ में। तो उनको क्या करेगा, अवलोकन के साथ जो अवलोकन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उनके साथ साथ क्या होगा, उनमें अन्य जो स्किल्स होंगी, कौशल्स होंगे, वो क्या होगा, उनमें डेवलप होगा और विकास होगा। अब पाठ्य पुस्तक में प्रयास किया गया है कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ा जाए। पाठ्य पुस्तक में ये भी प्रयास किया गया है कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान है उसको विद्यालय के ज्ञान से जोड़ा जाए। ये ध्यान देने की क्या है, बात है कि पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित क्रियाकलाप मात्र सुझावात्मक है। पुस्तक में दिए क्रियाकलापों को इस्तेमाल की गई सामग्री को स्थानीय परिवेश के अनुसार रूपांतरित करना है। ठीक है, जो पाठ्य पुस्तक में क्रियाकलापों में जो इस्तेमाल की गई सामग्री है उसको क्या करना है, स्थानीय परिवेश के अनुसार रूपांतरित करना है। अब देखो, भारत में विविध प्रकार के क्रियाकलाप हैं। क्या है, पुस्तक में क्या दिए हुए, पुस्तक में विविध प्रकार के क्रियाकलाप हैं जो बच्चों को अवलोकन, खोज, वर्गीकरण, प्रयोग, चित्र बनाना, बातचीत करना, अंतर ढूंढना, लिखना आदि सभी कौशलों को सीखने का मौका देंगे। तो पुस्तक में विविध प्रकार के क्रियाकलाप हैं जो बच्चों को अवलोकन, खोज, वर्गीकरण, प्रयोग, चित्र बनाना। देखो, पाठ्य पुस्तक में क्या विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हैं जो बच्चों को क्या करेंगे, अवलोकन, क्या सिखाएंगे, अवलोकन, है ना, बच्चों को अवलोकन, खोज करने की प्रवृत्ति, वर्गीकरण करना, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना, प्रयोग, चित्र बनाना, बातचीत करना, अंतर ढूंढना, लिखना आदि सभी कौशलों को सीखने का क्या देंगे, अपन मौका देंगे। पाठ्य पुस्तकों में बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जिन्हें बच्चे स्वयं अपने हाथों से करेंगे और उससे गामक कौशलों का विकास होगा। हमें इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो, बच्चे स्वयं करके अपने हाथों से करेंगे जिससे उनके क्या होगा, गामक कौशलों का, ये मेन ध्यान पॉइंट है जिसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो गामक कौशलों का इस्तेमाल कब होगा, जब बच्चे स्वयं अपने हाथों से करेंगे तो गामक कौशलों का क्या होगा, विकास होगा। इससे सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। सृजनात्मकता को उभरना, रचना करने का कौशल एवं सौंदर्य बोध को विकास भी होगा। क्रियाकलापों के बाद उस विषय पर चर्चा बच्चों को अपने अवलोकन के निष्कर्ष निकालने में सहायता होगी। तो उसके बाद देखो, सही दिशा में चर्चा या सुझाव बच्चों में व्यक्तिगत रूप से सीखने में ज़्यादा मददगार हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अगर बच्चों को सही दिशा में क्या करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, सुझाव देंगे, बच्चों में व्यक्तिगत रूप से सीखने में क्या करेगा, ज़्यादा मददगार हो सकते हैं। हमें स्पष्ट ज्ञात होना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक ही मात्र सीखने का मात्र स्रोत नहीं है। हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि एक स्पष्ट ज्ञात होना चाहिए, उनको ये बता देना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक ही एक ऐसा साधन नहीं है कि जिससे अपन सीखने का मात्र सीखने का स्रोत नहीं है, उसके अलावा और भी सीखने के बहुत सारे स्रोत हैं। बच्चों को, अभिभावकों, समाज को विद्यालय से जोड़ना होगा। देखो, बच्चों को और बच्चों के पालकों को, अभिभावकों को और समाज का विद्यालय से क्या है,
समाज को विद्यालय से जुड़ाव होगा तो हमें बच्चों के परिवारों के बारे में जानने का मौका मिलेगा, है ना। तो क्या होगा, बच्चों के किस टाइप के परिवार हैं, रहन सहन क्या है, ये सभी अपन को मिलेगा जब उनको कनेक्टिविटी होगी किससे, विद्यालय से, समाज की, उसके अभिभावकों की, तभी ये पॉसिबल होगा। तो इसे जानने का क्या मिलेगा, अपन को मौका मिलेगा। चित्रों का इस्तेमाल इस तरह भी किया कि लिखित कार्यों के पूरक हों। चित्र बच्चों को खुशी तो प्रदान करें ही, साथ में भी उनसे कुछ सीखें। तो देखो, चित्रों का इस्तेमाल इस तरह भी किया है कि लिखित कार्य के पूरक हो, है ना, लिखित कार्य के क्या हो, पूरक हो। और चित्रों को तो खुशी होती है प्रदान करने में, बच्चे बनाते हो, साथ में उनमें कुछ सीखने को भी मिलता है। पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में विभेद करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जिसकी सूची पुस्तक में सम्मिलित की गई है। एनसीईआरटी की बुक क्लास 3 में देख लेना, आपको डिटेल में अगर पढ़ना है तो। देखो, यहाँ समरी की ज़रूरत है और वैसे छोटे छोटे मेन पॉइंट हैं। तो देखो, समूह के लिए पारस्परिक क्रियाकलापों से बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और इससे मिलकर कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। समूह के लिए पारस्परिक क्रियाकलापों से बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और इससे मिलकर कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। अब देखते हैं, बच्चे शिल्पकला और चित्रकला के समूह में करके आनंदित होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, शिल्पकला और चित्रकला समूह में करके आनंदित होते हैं। हाथ से चीज़ बनाई हुई, उस पर क्या होता है, आनंदित होते हैं। जब बच्चों को रचनात्मक की प्रशंसा की जाती है, जब बच्चों को बना के फिर उनकी प्रशंसा कर दी है, वाह आपने तो बहुत अच्छा किया, तो बहुत खुश होते हैं और मोटिवेशन का उन्हें आगे और करने के लिए प्रेरित होते हैं। और वह उनके प्रति प्रेरित होते हैं। अतः उनकी प्रशंसा की जाए तो उनकी रचनात्मक तो आवश्यक रूप से नकारा न जाए। अगर उनको प्रेरित किया जाए तो वो और आगे बढ़ते हैं, और उसको हर किसी की रचनात्मक को नकारा नहीं जाए, उसको देखा जाए और उसको हर बार उसको मोटिवेट किया जाए, उसको प्रशंसा की जाए। तो ये यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है। और पाठ में प्रसन्नों तथा क्रियाकलापों का उद्देश्य मात्र सूचना अथवा जानकारी को जांचना नहीं है। देखो, पाठ में प्रसन्नों क्रियाकलापों का उद्देश्य मात्र सूचना अथवा जानकारी को जांचना नहीं है, बल्कि बच्चों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देता है। बच्चों को क्या करना है, जो भी चीज़ उसमें क्रियाकलाप दी है, उद्देश्य दिए हैं, सूचना दी है, सभी जानकारियों को बच्चों को क्या बताना चाहिए, अपने विचार प्रकट करने के लिए उसे बोल रहे हैं। बच्चे बताओ, ये तालाब है तो इसके बारे में आप विचार प्रकट कीजिए, क्या है, इसके बगल में क्या है, ये सारी चीज़ें वो अपने विचार प्रकट करेंगे। क्रियाकलापों को करने के लिए पूरा समय देना चाहिए। क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए क्या देना चाहिए, उनको समय देना चाहिए। क्रियाकलापों को करने के लिए पूरा समय देना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने गति से सीखते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो क्रियाकलापों को करने के लिए पूरा समय देना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने गति से सीखते हैं। क्रियाकलापों को करने के लिए पूरा समय देना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपनी गति से सीखते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। अब देखते हैं अगले मेन पॉइंट क्या दिया हुआ है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। क्या है मूल्यांकन, एक क्या है, सतत प्रक्रिया है। ये भी ध्यान में देखो, मैंने ये पेडागोगी क्वेश्चन बना, मूल्यांकन क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है, हमेशा सतत कंटिन्यू चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। अतः विभिन्न परिस्थितियों जैसे अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, ड्राइंग, चित्रकारी करना, समूह में चर्चा करना आदि के दौरान मूल्यांकन होना जरूरी है। देखो, ये मेन पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान में रखना चाहिए कि मूल्यांकन, देखो, विभिन्न परिस्थितियों में मूल्यांकन कर सकते हैं अपन। जरूरी नहीं है कि लिखित में ही बच्चों को किया जाए, कॉपी में याद करके लाए हो, क्या टेस्ट दे गई, विभिन्न परिस्थितियों से अपन उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, अवलोकन को कर सकते हैं। तो सतत प्रक्रिया है। देखो, जैसे अवलोकन करना है, बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, बच्चा कितने समय से आ रहा है, क्या कर रहा है, तो इस सारे से भी अपन मूल्यांकन कर सकते हैं। उससे प्रश्न पूछ के भी पता कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। ड्राइंग अथवा चित्रकारी करना, समूह में चर्चा करना आदि के दौरान मूल्यांकन कर सकते हैं। और ज़रूरी भी है, हमें हर बच्चों में ये समझ पैदा करवानी होगी कि किसी भी समाज में भिन्नता स्वाभाविक है। ये भी अपन को समझ पैदा करनी होगी, किसी भी समाज में भिन्नता स्वाभाविक है, हमें इन भिन्नताओं की प्रशंसा से सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी उनको बताना चाहिए कि अलग अलग प्रकार के में क्या क्या भिन्नता होती है समाज में, अलग अलग समाज में क्या कस्टम्स, रीति रिवाज होते हैं, भिन्नता होना भी एक स्वभाविक है। ये सारी चीज़ें बताना चाहिए और प्रशंसा करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं बताना चाहिए कि ये प्रथा है समाज में, ये गलत है, उसमें नेगेटिविटी थिंकिंग जाएगी। तो सामाजिक मुद्दों को, संवेदनशीलता को बड़ी सावधानी से संभाला जा सके। क्या है, सामाजिक मुद्दों को, संवेदनशीलता को बड़ी सावधानी से संभाला जा सके। अब देखो, क्रिया को ऐसा संगठित करना चाहिए ताकि बच्चों को सीखने के अवसर मिल सकें।
क्रियाओं को ऐसे इकट्ठा करना चाहिए ताकि बच्चों को सीखने का क्या मिल सके, अवसर मिल सके। उपयुक्त पाठ का अवतरण के आसपास पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक कक्षा तीसरी से ली गई है। तो उपयुक्त जो पाठ का अवतरण लिया गया है वो आसपास पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक कक्षा तीसरी से ली गई है। अब आसपास पर्यावरण कक्षा चौथी के पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये तीसरी जो बुक थी EVS पर्यावरण की, जो मेन पॉइंट लिए गए थे ये अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सारी वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी मैं इसको बना दी है, तो आप वहाँ पर प्ले लिस्ट में भी यहाँ पर स्पेशल मैं बना दूंगा कि NCERT समरी, और वहाँ पर आपको EVS पर्यावरण का जो क्लास 3 की जो बुक थी उसकी सारी समरी को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और लगभग ये वीडियो 5, 6, 7 के लगभग हो चुके होंगे। तो अपन अब आज इसी वीडियो में अपन आगे की स्टार्ट करेंगे आसपास पर्यावरण कक्षा 8। क्या करेंगे अपन, पर्यावरण, और इनके बारे में देखो पर्यावरण आसपास कक्षा 4 इनके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो दी हुई है ना, देखो आसपास पर्यावरण, ये जो EVS है NCERT की बुक की समरी है। तो देखो कक्षा 4 पर आज चलेंगे और बहुत इसमें समरी को जो मेन पॉइंट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो मेन अपन पॉइंट है उन्हीं को अपने इसमें समावेश किया गया है। उस तरीके से ये अपनी क्लास चलती रहेगी। तो जल्दी से जल्दी आप इसको शेयर कर दीजिएगा मेरे इस वीडियो को, जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। जल्दी से जल्दी आप कीजिएगा इसको। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत कंटेंट लगता है टाइप करवाने में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कृपया करके 5 सेकंड का समय लगता है शेयर करने में। आप जितने भी आपके ग्रुप हैं वहाँ पर भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे इस क्लास फ्री ऑफ क्लास, इसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा आपको, फ्री में क्लास चल रही है। फ्री में आप पढ़ाई कर सकते हैं, घर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। आपको पूरा EVS की और मेरे पुराने वीडियो डले हैं आप प्रैक्टिस के लिए, उन सारे की प्लेलिस्ट आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। जो ये वीडियो दिया हुआ है उसमें सभी की लिंक अवेलेबल है। YouTube चैनल की भी लिंक अवेलेबल है, व्हाट्सअप ग्रुप की भी लिंक अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों की अवेलेबल है। और फेसबुक पेज और ग्रुप, फेसबुक पर पेज और ग्रुप दोनों बने हुए हैं, वहाँ पर भी अवेलेबल है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और इसकी लिंक, हर वीडियो की लिंक वहाँ पर अवेलेबल रहेगी। और वहाँ पर बहुत सारी स्टडी मटेरियल, मेरे टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में डला हुआ है, वहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो चलते हैं, देखो क्लास 4 की अपन आसपास पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 की NCERT समरी के बारे में देखेंगे। तो देखो सबसे पहले, असम में बारिश के दौरान जगह जगह बांस का पुल का उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ मेन पॉइंटों को ध्यान में रखा गया है। और ये CTET में भी अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन तो अपने CTET में NCERT बुक से ही आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने MPTET के लिए स्पेशल वीडियो बनाया है, लिख दिया है वीडियो के कॉर्नर में कि MPTET। ये देखो जितने भी टेट हैं अपने इंडिया में, उन सब के लिए ये कॉमन लगभग सिलेबस रहता है, थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो जाता है। तो ये सारी टेट के लिए उपयोगी है। तो CTET के लिए भी उपयोगी है, UP टेट के लिए भी उपयोगी है। तो देखो, तो यहाँ पर मेन पॉइंटों को अपन ध्यान में रखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। और उसकी PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको अगर ये पूरी PDF फाइल चाहिए तो ये PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब देखो, असम में बारिश के दौरान जगह जगह बांस का पुल का उपयोग किया जाता है। असम में क्या किया जाता है, असम में बारिश के दौरान जगह जगह बांस का पुल का उपयोग किया जाता है। देखो असम, ये सबसे मेन पॉइंट है, क्या देखना पड़ेगा, असम में क्या है। असम में बारिश के दौरान क्या है, जगह जगह बांस का पुल का उपयोग किया जाता है। कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, अगर ये पूछा जाए कि जगह जगह बांस के पुल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो अपना क्वेश्चन रहेगा कि असम में। और किसके दौरान किया जाता है, किस मौसम में, बारिश के दौरान। असम में बारिश के दौरान जगह जगह पर किसका प्रयोग किया जाता है, पुल का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अपना यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि बारिश के दौरान असम में जगह जगह किसके पुल यूज किए जाते हैं, बांस के पुल का उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ से देखो मेन पॉइंट ये अपना आ गया है लद्दाख वाला, कि लद्दाख में ट्रॉली का उपयोग
लद्दाख में क्या करते हैं, ट्रॉली का उपयोग। देखो इसकी मैं एक वीडियो और ईवीएस पर्यावरण की लाऊंगा, अभी तो मैं समरी पढ़ रहा हूँ। जब अपन दूसरी नेक्स्ट क्लास रहेगी तो उसमें जो असम में बारिश के दौरान जो बांस के पुल हैं उसका भी अपन चित्र दिखाएंगे, बाकायदा पूरा चित्र के थ्रू उसमें पढ़ेंगे कि बांस के पुल कैसे बनाए जाते हैं। उसका फ़ोटो भी आपको साइड में मिलेगा। वो सारी क्लास अवेलेबल रहेंगी, आप बस मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिएगा, फ्री में सारी क्लासें अवेलेबल रहेंगी। और इसमें लद्दाख में ट्रॉली का उपयोग स्कूल पहुंचने के लिए किया जाता है। लद्दाख में क्या किया जाता है, ट्रॉली का उपयोग किया जाता है, कहाँ, स्कूल पहुंचने के लिए किया जाता है। केरल के कुछ भागों में बच्चों को पानी को पार करने के लिए, देखो केरल में क्या, लद्दाख में ट्रॉली का उपयोग किया जाता है। केरल में कुछ भागों में बच्चों को पानी पार करने के लिए बल्लम क्या होती है, बल्लम होती है एक, जो लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बल्लम बोलते हैं। लकड़ी की बनी छोटी नाव को क्या बोलते हैं, बल्लम। केरल में कुछ भागों में बच्चों को पार करने के लिए, क्या है, पानी को पार करने के लिए, केरल में क्या होता है, कुछ भागों में पानी भरा रहता है और बच्चों को स्कूल जाना होता है। तो उस स्कूल में क्या होता है, पार करने के लिए बच्चों को जाने के लिए क्या करते हैं, बल्लम का यूज करते हैं। बल्लम क्या होती है, एक लकड़ी की छोटी बनी हुई नाव होती है जिसमें स्कूल में बैठकर बच्चे क्या करते हैं, पहुंचते हैं। और ये ध्यान में रखने योग्य बात है, ये मेन पॉइंट है। देखो मेन पॉइंट है, ये ध्यान में रखने योग्य बात है कि केरल में कुछ भागों में जब पानी भरा रहता है उसको पार करने के लिए, स्कूल जाने के लिए बच्चे बल्लम का यूज करते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ जाता है बल्लम क्या चीज़ है, तो अपन कहेंगे बल्लम कुछ नहीं है, बल्लम एक लकड़ी की बनी हुई छोटी सी नाव है जिसमें बैठकर बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। और ये कहाँ पर यूज की जाती है, ये केरल में यूज की जाती है। फिर आ जाए असम में के दौरान बांस का पुल कहाँ बनाया जाता है, असम में बनाया जाता है। ट्रॉली का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, लद्दाख में किया जाता है। बल्लम का यूज क्या किया जाता है, केरल में किया जाता है। ये सारे पॉइंटों को ध्यान में, और मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है ये। तो देखो राजस्थान में ये भी, देखो राजस्थान में ऊँट गाड़ी का उपयोग किया जाता है। राजस्थान में किसका उपयोग किया जाता है, राजस्थान में ऊँट गाड़ी का उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है, राजस्थान में। देखो राजस्थान में क्या, एक राजस्थान में ऊँट गाड़ी का उपयोग किया जाता है। राजस्थान में किसका उपयोग किया जाता है, राजस्थान में ऊँट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो देखो ये आपको क्लास कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अपनी 28 मिनट की लगभग हो चुकी है, इससे आगे आने वाली वीडियो में इसकी नेक्स्ट वीडियो अपन बनाएंगे। तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपके सारे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। अगर आप इसको लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे वीडियो लोग पसंद कर रहे हैं, जिससे मैं और मोटिवेट होऊंगा। मोटिवेट होने के बाद मैं और इससे अच्छा बेटर से बेटर कंटेंट ला के और अच्छा से वीडियो बना सकूं। तो ये आप ज़रूर मेरे को मोटिवेट करके उसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे मैं भी मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छा वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।